Hello everyone, welcome to the lecture series of Design and Analysis of Algorithms. In this video, we will be learning about the asymptotic notations used in algorithms. So let's begin. Now let's say अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या किसी भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट एल्गोरिथम्स हो सकती हैं. लेट्स से अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम P है तो इस प्रॉब्लम P को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई एल्गोरिथम A1 है, कोई एल्गोरिथम A2 है, कोई एल्गोरिथम A3 है एंड कोई एल्गोरिथम लेट्स से A4 है. अब आउट ऑफ ऑल द 4 एल्गोरिथम्स हम कौन सी एल्गोरिथम को यूज करेंगे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम P और टू इम्प्लीमेंट इट एज अ प्रोग्राम, वो डिटर्मिन करता है कि हमारी इनमें से कौन सी एल्गोरिथम जो है वो बेस्ट है. अब हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारी एल्गोरिथम बेस्ट है? तो हमारी एल्गोरिथम वही बेस्ट होगी जो सबसे कम टाइम ले, लेस टाइम ले और सबसे कम मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करे. राइट? सो जो भी एल्गोरिथम बेस्ट होगी इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मेमोरी, वो एल्गोरिथम हम कहेंगे कि इसको हम यूज कर रहे हैं टू इम्प्लीमेंट एज अ प्रोग्राम. नाउ देयर आर सम टर्मिनोलॉजीज जो हम यूज करते हैं टू डिफाइन अ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर एनी एल्गोरिथम. Those terminologies are known as the asymptotic notations. So there are mainly 3 different asymptotic notations which are used. One is big O notation, which is used to determine the upper bound, यानी कि maximum कितना टाइम हमें लगेगा किसी प्रोग्राम को implement करने के लिए. Second is big omega notation, that is the lower bound, that is minimum time हमें कितना लगेगा. And the third is big theta notation, theta, which is known as the tight bound, जो somewhere होता है between the upper bound and the lower bound. तो इन तीनों notations को थोड़ा डिटेल में देखते हैं. Let's begin with big O notation. सबसे पहले हमारे पास है big O notation. Now big O notation का क्या मतलब है? Big O notation को हम यूज करते हैं to represent upper bound of an algorithm. अब अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम का क्या मतलब है? सपोज Fn हमारे पास कोई भी एल्गोरिथम है एंड Gn हमारे पास कोई भी फंक्शन है. सो बेसिकली जब भी हमें कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी होती है किसी भी एल्गोरिथम की, सो हम उस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी डिटरमिन करते हैं इन टर्म्स ऑफ फंक्शन. अब ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, चाहे ये फंक्शन लीनियर हो सकता है, या फिर ये फंक्शन क्वाड्रेटिक हो सकता है, या फिर ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो सकता है, या फिर ये फंक्शन लॉगरिथमिक हो सकता है. सो दिस फंक्शन कैन अटेन एनी ऑफ द वैल्यू. नाउ लेट्स से इफ आई से कि f ऑफ n इज बिग O ऑफ gn. सो इसका क्या मतलब है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट एल्गोरिथम fn इज gn. राइट? क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम हमारी एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करने के लिए gn लगेगा. दैट इज व्हाई वी से दिस इज नोन एज द वर्स्ट केस ऑफ आवर एल्गोरिथम. सो बिग O नोटेशन को हम यूज करते हैं टू डिटरमिन द वर्स्ट केस ऑफ आवर एल्गोरिथम. राइट? सो नाउ व्हेनेवर आई से fn इज बिग O ऑफ gn, fn इज big O of gn. इसका क्या मतलब है? fn is less than or equal to some constant multiplied by gn for n greater than or equal to n naught and c is some constant. अगर हम कह रहे हैं कि fn is big O of gn, तो इसका क्या मतलब है कि जो ग्रोथ रेट है gn की, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू fn फॉर सम n विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट. सो इसके लिए कोई एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से आई हैव fn इक्वल टू n प्लस 4 एंड लेट्स से gn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर. नाउ ये क्या है? ये लीनियर फंक्शन है और gn क्या है? ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है. राइट? सो ग्रोथ अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन की ग्रेटर है देन द ग्रोथ ऑफ लीनियर फंक्शन, वी कैन से दैट fn इज बिग O ऑफ gn. अब इसको अगर हम मैथमेटिकली भी सॉल्व करें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? f ऑफ n
is n plus 4 and g of n is n square. Now for substitute for different values of n. Let's say मैंने n की वैल्यू सपोज पहले 0 ली, तो इसकी क्या वैल्यू होगी 4 एंड इसकी gn वाले फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 0. फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए दिस इज इक्वल टू 5 and this is equal to 1. For n equals to 2 के लिए this is equals to 6 and this is equal to 4. So ये अब n equals to 0 के लिए भी fn ग्रेटर है, n equals to 1 के लिए भी fn ग्रेटर है, n equals to 2 के लिए भी fn ग्रेटर है. Let's say for n equals to 3. For n equals to 3 this is 7 and this is 9. So now gn is greater. n equals to 4 के लिए this is 8 and this is 16. Now अब हम n की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, gn जो है वो हमेशा हमारा बड़ा ही रहेगा, राइट? सो दैट इज वी कैन से कि fn plus 4 is less than or equal to n square for n value greater than or equal to 3. So after this particular point, gn जो है वो हमेशा ग्रेटर है fn से. So this is our n naught. So n naught is equivalent to 3 in this case. तो इसको हम ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेट्स से अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, दिस रिप्रेजेंट्स आवर टाइम एंड ऑन द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स आवर इनपुट, राइट? सो fn की हमारी फंक्शन एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से जा रही है. दिस इज आवर fn एंड gn गोज समथिंग लाइक दिस. सो एक पॉइंट तक तो gn की जो ग्रोथ है वो लेस थी fn से. उस पॉइंट के क्रॉस करने के बाद gn हमेशा बड़ा होगा fn से एंड दैट पॉइंट इज आवर n naught. So in the previous example where fn was n plus 4 and gn was n square. So n naught equal to 3 के लिए gn हमेशा बड़ा होगा fn से. So we can say n plus 4 is less than equal to n square for n value greater than or equal to 3. So we can say fn is big O of gn. Let's take another example. सपोज हमने लिया fn इक्वल्स टू 2 to the power n एंड gn इक्वल्स टू n स्क्वायर. अगर हम कांस्टेंट की वैल्यू हमारी 1 ले रहे हैं, सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम कांस्टेंट की वैल्यू जो है c को 1 ही से ही डिनोट करते हैं. नाउ लेट्स कैलकुलेट व्हाट इज n नॉट ओवर हियर, और क्या रिलेशनशिप हम डिटरमिन कर सकते हैं बिटवीन fn एंड gn. Let's calculate for n equals to 0. n equals to 0 के लिए fn की वैल्यू एंड gn की वैल्यू. So this is 2 to the power 0, this is 1, this is 0 only. n equals to 1 के लिए this is 2, this is 1. So this is greater, this is greater. n equals to 2 के लिए this is 4 and this is 4. So इस केस में दोनों वैल्यूज इक्वल है. n equals to 3 के लिए this is 8 and this is 9. This is greater. n equals to 4 के लिए this is 16, this is 16. Again they are equal. n equals to 5 के लिए this is 32, this is 25. This is greater. n equals to 6 के लिए this is 64, this is 36. n equals to 7 के लिए this is 128 and this is 49. So subsequent till n equals to 3, n equals to 3 तक हमने देखा कभी fn बड़ा हो, कभी उनकी वैल्यू इक्वल हो रही थी, कभी gn बड़ा हो रहा था, कभी fn बड़ा हो रहा था. बट आफ्टर n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, 5, 6, 7 के केस में
एफ एन या तो इक्वल है जी एन के या फिर एफ एन की वैल्यू ग्रेटर है जी एन की वैल्यू से। तो हम क्या कह सकते हैं, एफ एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एन, यानी कि 2 to the power n is greater than or equal to n square. So in this case हम क्या कह सकते हैं, gn is big O of fn, यानी कि gn की वैल्यू लेस है या फिर इक्विवेलेंट है टू द वैल्यू ऑफ fn. So this is the relationship between fn and gn in this case. Let's take another example. Suppose हम fn की वैल्यू लेते हैं as suppose fn is equals to n square and gn is equals to n log n. Compare both the functions and determine the relationship. ठीक है? Now since this is n square, this is n log n, so कोई बड़ी वैल्यू लेते हैं n के लिए. Let's take n equal to 10 first. n equal to 10 के लिए fn is 100 and gn is 10 log 10, which is 10 only. So fn is 100, gn is 10. Let's take for n equals to 100. n equals to 100 के लिए fn is this value and gn is 100 log 100, which is, let's say this is base 10. So this is equivalent to 100 into 2 log 10 divided by log 10, which is equivalent to 200. So fn is greater, fn is greater. So we can say कि gn is again less than the value of fn. So gn is big O of fn. So this is how हम determine करते हैं दो फंक्शंस के बीच में रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ बिग O of n. Now let's take another example. Suppose हमारे पास वैल्यू गिवन है ऑफ fn as, suppose fn हमें गिवन है as n square plus 2 and gn हमें गिवन है as n square plus 4. अब इस केस में इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, लेट्स डिटर्मिन इट. सपोज n इक्वल्स टू 1 हम देखते हैं. n इक्वल्स टू 1 के लिए fn की वैल्यू इज 3, gn की वैल्यू इज 5. सो दिस इज ग्रेटर. n इक्वल्स टू 2 के लिए fn इज 6, gn इज 8. दिस इज ग्रेटर. n इक्वल्स टू 3 के लिए fn इज 11 and gn is 13. Again this is greater. अब वैल्यू ऑफ कांस्टेंट क्या है हमारी, 1 है. तो अगर हम c की वैल्यू इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, fn जो है वो हमेशा लेस हो रहा है gn से. सो बेसिकली fn इज बिग O ऑफ gn इन दिस केस, राइट. बट अगर सपोज मैंने c की वैल्यू जो है यहाँ पे हाफ कर दी, अगर हमने c की वैल्यू को हाफ कर दिया, सो बेसिकली gn इज मल्टीप्लाइड बाय दिस कांस्टेंट हाफ. तो इस केस में दिस इज 5/2, दिस इज 8/2 एंड दिस इज 13/2. सो अब सारे केसेस में fn जो है वो ग्रेटर हो गया gn से. सो बेसिकली अगर c की वैल्यू हमने हाफ ले ली तो सिचुएशन रिवर्स हो गई. नाउ fn इज ग्रेटर दैन gn. तो बेसिकली gn इज बिग O ऑफ fn, राइट. सो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नाउ वी कैन सी fn और gn दोनों ही फंक्शंस हमारे क्वाड्रेटिक हैं, और जब दोनों ही फंक्शंस हमारे क्वाड्रेटिक हैं तो दोनों की ग्रोथ क्या है, सिमिलर है. सो हियर ना ही fn gn से बड़ा है ना gn fn से बड़ा है, दोनों फंक्शंस की क्या है, सिमिलर ग्रोथ है. तो fn
and gn have similar growth. Have similar growth. ठीक है, अगर सपोज हमने फंक्शन लिया होता एफ एन एज एन और जी एन एज एन प्लस वन, या फिर अगर हमने जी एन की वैल्यू ले ली होती है एज एन प्लस टू, एन बाय टू, एन इंटू टू, एन माइनस टू, चाहे हमने जी एन की इनमें से कोई भी वैल्यू ले ली होती, इन सारे केसेस में एफ एन एंड जी एन की जो है वो सेम ग्रोथ है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, लीनियर फंक्शंस हैं. सो सेम फंक्शंस के केस में द ग्रोथ इज सेम, राइट. ग्रोथ तभी चेंज होगी जब फंक्शंस जो होंगे वो आपस में वेरी करेंगे. यहाँ पे दोनों ही फंक्शंस लीनियर है, सो ग्रोथ इज सेम. इससे पहले वाले एग्जांपल में सारी दोनों ही फंक्शंस हमारे क्वाड्रेटिक थे, तो द ग्रोथ वाज सेम. सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट नोटेशन विच इज द ओमेगा नोटेशन. ओमेगा नोटेशन जो होता है, जो आपको देता है लोअर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम. Next is the omega notation which gives the lower bound of an algorithm. So अगर हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई एल्गोरिथम है fn और हमारे पास कोई फंक्शन है एज gn, तो अगर हम लिखते हैं fn इज ओमेगा ऑफ gn, तो इसका क्या मतलब है कि जो ग्रोथ रेट है gn का वो लेस देन होगा या इक्विवेलेंट होगा fn से. तो इसका मतलब है fn is greater than or equal to c into gn, where c is any constant and this holds for value of n greater than or equal to n naught. So this is the relationship अगर हम कहते हैं fn is omega of gn. अब क्योंकि ओमेगा हमें बताता है लोअर बाउंड, दैट इज मिनिमम हमें इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा किसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, वी से इट गिव्स अस द बेस्ट केस फॉर एन एल्गोरिथम. कितना ज्यादा टाइम हमें लगेगा वो डिनोट करता है उसके वर्स्ट केस को. कितना कम से कम टाइम हम अपने एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो देता है हमें उसका बेस्ट केस. तो अगर हम इसको ग्राफिकली डिनोट करें तो इसका क्या मतलब है, अगर ये हमारा टाइम है y एक्सिस पे और x एक्सिस पे हमारी इनपुट है, सो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दिस इज आर रिप्रेजेंट्स द ग्रोथ ऑफ आवर एल्गोरिथम fn. देन gn हमारे पास कोई फंक्शन है जिसकी एक पॉइंट के बाद वैल्यू जो है वो fn से लेस होगी या उसके इक्विवेलेंट होगी, एंड दिस पॉइंट डिनोट्स द n नॉट विच इज द लिमिट. तो नाउ लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, अगर हमें गिवन है एज n इक्वल्स टू fn इज इक्विवेलेंट टू n प्लस 4 एंड gn इज इक्विवेलेंट टू n स्क्वायर. अगर हमें इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप डिटर्मिन करना है, वी नो दिस इज लीनियर फंक्शन, दिस इज क्वाड्रेटिक फंक्शन. नेचुरली जो ग्रोथ होगी क्वाड्रेटिक फंक्शन की वो ज्यादा होगी ग्रोथ ऑफ लीनियर फंक्शन से. सो वी नो दैट fn इज लेस देन gn, राइट. नाउ क्योंकि fn इज लेस देन gn, कैन वी से fn इज bigger of gn? We can say this. Can we say g of n is omega of fn? इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, दैट g of n is greater than or equivalent to fn. यही हमने देखा है कि अगर हम gn इक्वल टू ओमेगा fn लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है कि gn is greater than fn. So we can also represent fn and gn like this. So this is also valid, this is also valid. Can I write fn as omega of gn? Can we represent it like this? No. Why? Because fn इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, दैट fn is greater than or equivalent to gn, which is not. fn लीनियर फंक्शन है और gn क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन की ग्रोथ डेफिनेटली ज्यादा होगी लीनियर फंक्शन से. तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते.
कैन वी राइट Gn is order of big O of Fn? ये भी हम नहीं लिख सकते क्योंकि अगेन इसका क्या मतलब हुआ, दैट Gn is less than Fn, which is again not a possibility. तो ना हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते एंड ना ही हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते, बट दीज टू स्टेटमेंट्स आर वैलिड. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. सपोज हमने लिया Fn as n square plus 2 and Gn as n square plus 4. अब दोनों ही फंक्शंस यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, तो दैट मीन्स Fn इज इक्विवेलेंट टू Gn. दोनों की ग्रोथ जो है वो सेम है. सो कैन वी राइट Fn as big O of Gn? Yes, we can write because big O क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्वालिटी वाले केस को भी कवर करता है, राइट. सो दिस इज वैलिड. कैन वी राइट Fn as omega of Gn? दिस इज ऑल्सो वैलिड. इसका क्या मतलब है, Fn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Gn. इक्वालिटी वाला केस कवर हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो वैलिड. कैन वी राइट Gn as big O of Fn? दिस इज ऑल्सो वैलिड बिकॉज इसका क्या मतलब है, Gn इज लेस देन इक्वल टू Fn. इक्वालिटी वाला केस कवर हो रहा है, सो दिस इज वैलिड. सिमिलरली वी कैन ऑल्सो राइट Gn as omega of Fn. Gn is greater than or equal to Fn. Can we write Fn as theta of Gn? अब ये थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस was the third asymptotic notation used which denotes the equal bound or the tight bound. तो क्योंकि दोनों फंक्शंस की ग्रोथ जो है वो सेम है, दैट इज वाई वी कैन से दैट Fn is theta of Gn and Gn is theta of Fn. सो ये सारी स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है. So from this, let's come to the third asymptotic notation, which is known as the tight bound or the equal bound or the theta bound. The third notation is theta notation. Now theta notation represents करता है equal bound of an algorithm. इक्वल बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम का क्या मतलब है, एवरेज केस. तो हमने बेस्ट केस देख लिया, वर्स्ट केस देख लिया, अब हम देखते हैं एवरेज केस. तो एवरेज केस का क्या मतलब है, अगर हम कहते हैं कि Fn इज थीटा ऑफ Gn, इसका क्या मतलब है कि Gn और Fn की जो ग्रोथ है वो सेम है. तो Fn इज लेस दैन Gn for some constant C1 and Fn is greater than Gn for some constant C2. So by varying the constants C, Fn की वैल्यू एक टाइम पे Gn से बड़ी है और एक टाइम पे उससे छोटी है. Such case is represented by an average case or we say the theta notation for some n greater than or equal to n naught. तो बेसिकली अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो this represents input, this represents time. So this is our function, let's say Fn. So एक टाइम के बाद Gn एक टाइम पे इससे छोटा है और एक टाइम पे इससे बड़ा है. Let's call this Gn for some constant C1. Similarly, Gn की वैल्यू इससे छोटी है for some constant C2. This is Gn. Now this is our n naught, right? So हम लिख सकते हैं Fn is theta of Gn
एंड वी कैन ऑल्सो राइट gn एज थीटा ऑफ fn। तो ये उस केस में यूज होगा जहां पे दोनों फंक्शंस की जो ग्रोथ है वो सेम हो। तो दैट इज वाई प्रीवियस एग्जाम्पल में जहां दोनों फंक्शंस की ग्रोथ सेम थी, दैट इज वाई वी हैव यूज्ड दिस notation over here. fn is theta of gn and gn is theta of fn. Now let's suppose, for example, अगर मुझे fn given as, suppose fn is given as n plus 4 and gn is given as n. So out of fn is equal to theta of gn. gn is big O of fn. fn is omega of gn. और fourth is all. So out of all the four options, इनमें से कौन सा हम स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है fn और gn के रिलेशनशिप को ना, क्योंकि fn एंड gn की जो ग्रोथ है वो सेम है, राइट? सो हमें पता है gn इज ऑर्डर ऑफ fn, ये स्टेटमेंट भी वैलिड है। fn इज ओमेगा ऑफ gn, ये स्टेटमेंट भी वैलिड है बिकॉज दोनों की ग्रोथ सेम है। एंड fn इज थीटा ऑफ gn, ये स्टेटमेंट भी वैलिड है। पर जब हम कहते हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है, देन वी विल ऑलवेज गो फॉर दिस स्टेटमेंट बिकॉज थीटा हमेशा रिप्रेजेंट करता है इक्वल बाउंड को। तो क्योंकि इस केस में fn और gn दोनों की ग्रोथ सेम है, सो दिस डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टू मोर क्लियरली। अदरवाइज ये तीनों में से तीनों स्टेटमेंट जो है वो वैलिड है टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन fn एंड gn। So this was all about the asymptotic notations used in algorithms. So now we know कि किसी algorithm के लिए best case का क्या मतलब है, worst case का क्या मतलब है and average case का क्या मतलब है। तो like for example अगर हम देखें, अगर हमारे पास कोई n list of data items given है, suppose हमें कोई unsorted list given है of different numbers, let's say दिस इज द अनसॉर्टेड लिस्ट गिवन टू अस। अगर मैं पूछूं कि इस केस में मुझे किसी नंबर को फाइंड करना है, राइट? सो मुझे मिनिमम कितने सर्चेस करने पड़ेंगे? मिनिमम नंबर ऑफ सर्चेस रिक्वायर्ड टू फाइंड एनी नंबर इन दिस लिस्ट। मिनिमम कितने सर्चेस होंगे? 1, बिकॉज हो सकता है जिस नंबर को हम सर्च करना चाह रहे हो वो मुझे पहली पोजीशन पे मिल जाए। लेट्स से मुझे 21 ही सर्च कर रहे थे हम, राइट? और क्योंकि वो हमें फर्स्ट पोजीशन पे ही मिल गया, तो मिनिमम नंबर ऑफ सर्चेस रिक्वायर्ड इज 1. So this is the best case or it denotes the lower bound of your algorithm, right? अगर if I ask कि हमें maximum कितने searches करने पड़ेंगे इस list में to find any number, right? Let's say अगर हम 3 को search कर रहे हैं, so जिस number को हम search कर रहे हैं हो सकता है वो हमें last position पे मिल जाए या हो सकता है वो list में हो ही ना। Suppose हम search कर रहे हैं let's say 99 को, राइट? और वो लिस्ट में है ही नहीं। सो दोनों ही केस में आपको पूरे लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, उसी के बाद आप ये डिक्लेयर कर सकते हो कि वो नंबर लिस्ट में है या नहीं। सो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ सर्चेस मुझे करने पड़ेंगे? जितनी मेरी लिस्ट है, राइट? तो अगर मेरी लिस्ट में सपोज n नंबर्स हैं तो मुझे कितने मैक्सिमम सर्चेस करने पड़ेंगे? n। तो ये क्या डिनोट करता है? वर्स्ट केस ऑफ योर एल्गोरिथम, दैट इज द अपर बाउंड डिनोटेड बाय बिग O। This is denoted by omega. And if I say कि अगर जो उन सभी नंबर को हम सर्च कर रहे थे वो हमें समवेयर मिडल में ही मिल गया, राइट? हो सकता है हमें n/2th पोजीशन पे मिल गया या n+1/2th पोजीशन पे मिल गया, डिपेंडिंग कि हमारी लिस्ट में इवन नंबर्स हैं या फिर ऑड नंबर्स हैं। सो दोनों ही केस में हमारी कितने सर्चेस लगे? n/2। ये क्या डिनोट करता है? आपके इक्वल बाउंड को या फिर दी एवरेज केस। तो ये कौन सी सर्चिंग का एग्जाम्पल है? लीनियर सर्च का, राइट? तो लीनियर सर्च के केस में हमारी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? ऑर्डर ऑफ ओमेगा ऑफ 1। हमारी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? बिग O ऑफ n। और हमारी इक्वल या एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? थीटा ऑफ n/2। सो दिस इज हाउ वी यूज द asymptotic notations. So if you like the video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.